हेलो गाइस, वेलकम टू ISPCS एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे इम्तियाज़ अहमद सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं हम लोग, कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। कब हुई मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो बी, 320 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनानी दूत मेगास्थनीस किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीस का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कौन से ईस्वी में? इस क्वेश्चन में ईस्वी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीस को भेजने वाला शासक था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीस के शासनकाल में भेजने वाला दरबार में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ये तो इसका आंसर हो जाएगा यही हमारा ए, चाणक्य। इसको चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। तीनों नाम कोई भी ऑप्शन रहेगा, तो इसका आंसर प्रधानमंत्री वही होगा। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, यूनानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद किसका शासन काल आया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, कौटिल्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या फिर आप उस विष्णुगुप्त भी, और एक और नाम है इनका चाणक्य। कौटिल्य का आनंद नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। अच्छा, ये लिखा ही है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में है मिलता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो इसका नाम हो जाएगा डी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिलिंगवत्स रहता था? तो कि पिलिंगवत्स किसके शासनकाल में था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, बिंदुसार। पिलिंगवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? शिलालेख 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, अशोक। इसका एक ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं, ए से पहला हो जाएगा हमारा अजातशत्रु, पहला बौद्ध संगीति, दूसरा काल अशोक, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। इसको आप ए के से याद रख सकते हैं। 3, 4, चौथा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, मोगलीपुत्तिस। इसका भी एक ट्रिक है, इसका आप लोग जैसे तीसरा है तृतीय बौद्ध संगीति, तो तीसरा से 30 आप लोग याद रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
पहला का है महाकश्यप। तो पहला जब हुआ था तो लोगों को लगा कि कौन सा नया महान काम हो रहा है, कोई बहुत बड़ा काम है, तो इसीलिए उस लोग को पहला का महाकश्यप था। दूसरे में सबको कमी नज़र आने लगा कि नहीं, महाकश्यप ऐसे नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, तो दूसरा का नाम सबकमी था। तीसरा हमारा मोगलित्तिस हो गया और चौथा फिर हमारा हो जाएगा वासुमित्र। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। पहला जब हुआ तो सब लोगों को बहुत महान काम लगा तो उसका नाम महाकश्यप रखा गया। दूसरा सबकमी, दूसरा में सबको कमी नज़र आने लगा तो सबकमी। तीसरा से तृतीय से आप तिस से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और चौथा हमारा वसुमित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसके लिए भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक है RVPK। पहला हमारा हो जाएगा, पहला बौद्ध संगति R से राजगीर, दूसरा बौद्ध संगति V से वैशाली, तीसरा बौद्ध संगति P से पाटलिपुत्र और चौथा बौद्ध संगति K से कुंडलवन या कश्मीर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा D पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा A 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा C अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो ये किस युद्ध के बाद हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कलिंग के युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद ये बहुत लोगों का जान माल की हानि हुई थी, जिसको देख करके फिर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म क्या था? एक नैतिक आचार संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का हमारा केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा C बोध गया। वो सर्वप्रथम बोध गया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ये राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा B 10वें वर्ष में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? अशोक का स्तंभ लेख बिहार में किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये चंपारण में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कहाँ नहीं है? C रुमनदई में नहीं है, बल्कि लौरिया रेंज में भी है, लौरिया रंधनगढ़ में भी है और रामपुरवा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, तो उसमें से जो प्राची या प्राची प्रांत था उसका राजधानी क्या था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा D पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज़ का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद या राजमहल बोलिए वो कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा A कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था केडियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि इसको विदेशी यात्री लोग भी, विदेशी जो लोग थे वो लोग भी इसकी बहुत तारीफ़ करते थे। तो ऐसा किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा B फाहियान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था?
इन गुफाओं का निर्माण किसने कराया था आजीविकों के लिए? इसका आंसर हो जाएगा सी अशोक। ये 4 गुफा थे, 4 गुफा का नाम था सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? गया के समीप जो नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं उसमें गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्यकालीन चामड़ गृहिणी यक्षी प्राप्त कहाँ हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए दीदारगंज पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी लोहानीपुर, जो कि पटना में है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया है? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन बी मेगास्थनीज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किसने सबसे सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। अब तो मैंने ट्रिक भी बताया है, मैंने आप लोगों को हर बार जब भी इसका रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है पी पाटलिपुत्र। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को। इसका ट्रिक है RVPK। आप लोगों को याद हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आर से राजगीर, वी से वैशाली, पी से पटना पाटलिपुत्र, या डी से 4 से के से कुंडलवन या कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में ही है, तो आप के से कुंडलवन भी याद रख सकते हैं, कश्मीर भी याद रख सकते हैं, दोनों में कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। आप लोग को के बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फियस टालमी द्वितीय ने डायनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो किसने भेजा था, किसके शासनकाल में भेजा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलिब्रुदस पाटलिपुत्र उपनाम भी धारण किया था? ऐसा किसने कहा था, किस विद्वान के अनुसार? इसका आंसर हो जाएगा डी स्ट्रैबो ने ऐसा कहा था। यूनानी दूत डोल्मिकल्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी बिंदुसार के शासनकाल दरबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल एक ही ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो स्तंभ कहाँ है, कौन सा है? भाबड़ू में जो स्तंभ है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ये आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी थी ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रसारण 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों को 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? यह कथन है मेगास्थनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है, हम लोग को बताना है। यह केंद्रीकृत था, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। करों का बोझ अधिक था, ये भी हमारा सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मौर्य प्रशासन में केंद्रीकृत था, प्रशासन का तंत्र कठोर था और करों का बोझ भी अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है, हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, जिसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनामपीय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? देवनामपीय के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म महामत के कार्य क्या थे? धम्म महामत जो थे उनके क्या कार्य थे? तो उनका कार्य था, देखते हैं, धम्म नीति का क्रियान्वयन, ये हमारा सही है।
ये तो उनका काम था। लोगों के बीच दान वितरण, ये भी उन लोगों का काम था। जन कल्याण का उपाय करना, ये भी उन लोगों का काम था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? कौन थे राजू मौर्यकालीन प्रशासन में? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सैनिक अधिकारी भी नहीं थे, न्यायिक अधिकारी भी नहीं थे और कर वसूलने वाले अधिकारी भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? पहला हमारा ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा पाणिनि और तीसरा उपवर्ष। तो इनमें किनका नाम आता है? तीनों का ही नाम आता है, कौटिल्य का भी, पाणिनि का भी, उपावर्ष का भी। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 एंड डी, मतलब 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन सत्यापन के सुंदर उदाहरण है। कौन से उदाहरण है? ले देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1, 2 एंड 3। 1 हो जाएगा पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद का अवशेष, ये तो है ही। दीदारगंज की यक्षी, ये भी है। और बराबर की गुफाएं भी है। यही तीनों हमारा सही होगा मौर्यकालीन जो स्थापित हुआ है। अशोक का धम्म नीति की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है अशोक की धम्म नीति की जानकारी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, द्वितीय स्तंभ लेख से। इससे तो मिलता ही है, ये सही है हमारा स्टेटमेंट। 7वें शिलालेख से, इसमें ही मिलता है, ये भी हमारा सही है। द्वादश शिलालेख से, ये भी हमारा सही है। द्वादश मतलब 12वां, ये हमारा सही है। और डी, उपयुक्त सही सभी होगा। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो यह किस में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 9वें शिलालेख में, 9वें शिलालेख में किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक संकट शामिल नहीं है, बाकी विदेशी आक्रमण शामिल है और अयोग्य शासक भी शामिल है और प्रांतीय विद्रोह भी शामिल है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये मौर्यकालीन बिहार पूरा समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को सीखने को मिला हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह और भी वीडियोज़ लाएंगे और ये पूरा बुक आप लोगों का कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद।